चलो ठीक है, इसको हम देखते हैं। अब हमारे पास जो चीज़ रह गई थी ना वो थी सेंटर ऑफ मास था, ठीक है। इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वैसे वेट होता है, ठीक है। बट अगर आप कह रहे हो सेंटर ऑफ मास तो वो मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह रहे हो तो वो वेट है। लेकिन हमने यहाँ पे फोकस करना है सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कोई बताएगा? एक ऐसा पॉइंट होता है ऑन एन ऑब्जेक्ट वेयर इट्स होल मास अपीयर्स टू एक्ट। अब अगर कोई आपके पास पर्सन है, इस तरह का फैट पर्सन है, तो वेयर डू यू अज्यूम उसका सबसे ज़्यादा मास कहाँ पे लाई कर रहा है, उसका सबसे ज़्यादा मास कहाँ पर है? तो वो कहाँ पे होगा? इस पॉइंट पे होगा, प्रॉबेबली एट हिज बेली, ठीक है। तो यहाँ पे उसके स्टमक वाले एरिया पे यहाँ पे उसका ज़्यादा मास होगा। इसी तरह आपके पास कोई अगर आ जाए, लेट्स सपोज आपके पास इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऐसे वाले ऑब्जेक्ट में आपका मास इसका सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? प्रॉबेबली यहाँ पे होगा, सेंटर में। यहाँ पर तो नहीं हो सकता है, तो बहुत छोटी सी जगह है, तो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका सेंटर ऑफ मास यहीं पर हो। सेंटर ऑफ मास होता है जहाँ पे आपको लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा मास लाई कर रहा है, लेकिन हर जगह आपके बॉडी के अंदर एक जितना ही मास होता है, ठीक है। तो आपका जो मास होता है, एक बॉडी के अंदर जो मास होता है वो इक्वली डिवाइड हो रहा था। लेकिन हमें जहाँ पे लगता है, जहाँ पर सबसे बड़ी जहाँ पे सबसे जो ऑब्जेक्ट होता है वो सबसे बड़ा लग रहा होता है, वहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि वहाँ पे हमारा जो मेन मास है ना वो लाई कर रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई फैट बेचारा, अगर कोई फैट पर्सन हो, तो आप उसको क्या कहोगे? आप उसको यही कहोगे इस बेचारे का पेट इतना निकला हुआ है, ठीक है। तो यू एज्यूम कि उसके जो स्टमक वाला एरिया वहाँ पे उसका सबसे ज़्यादा मास लाई कर रहा है, हालांकि ही इज़ फैट ऑल अराउंड, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे आपको लग रहा होता है कि उसका सबसे ज़्यादा मास वहीं पर ही है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, द पॉइंट ऑन अ बॉडी where its whole mass appears to act. अब यहाँ पे फोकस ऑन द कीवर्ड होल मास appears to act is known as the center of mass। और यहाँ पे आपके पास जो ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट होती हैं उनका सेंटर मास हमेशा एट द ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। तो आप कह सकते हो फॉर द ज्योमेट्रिक शेप्स always have their center of mass at their geometric centers। और आपके पास हो सकता है इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स, इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स को आप कहते हो लैमिना। इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स लैमिना have masses at different points। और इसका हम फाइंड आउट करेंगे तरीका क्या होता है। तो यहाँ पे जो आपके पास ज्योमेट्रिक शेप्स होती है ना, पहले हम उनको देख लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे आ रहा है, आपके पास ये एक ज्योमेट्रिक शेप है, ये आपके पास क्या स्क्वायर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? एट देयर ज्योमेट्रिक सेंटर्स। इसका सेंटर क्या है? ये है इसका सेंटर। अगर इसका सेंटर फाइंड करना है तो आसान तरीका पता क्या है? आसान तरीका ये है कि यहाँ पे एक आप स्केल से लाइन निकालो डॉटेड, और यहाँ पे एक स्केल से लाइन निकालो, जो भी इनका यहाँ पे सेंटर पॉइंट बन रहा होगा ना इंटरसेक्शन का, वो इनका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। एक इसका कैलकुलेट कर लिया। अब आप यहाँ पे कर लो, लेट्स सपोज रेक्टेंगल का कैलकुलेट कर लो, तो उसके लिए भी यहाँ पे सेम जो प्रोसीजर आ रहा है ना वही यहाँ पर रिपीट करना है हमने। इसको भी यहाँ पर एक्सटेंड कर दो, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा पॉइंट ये वाला। और अगर आपने यहाँ पे देखना है, ये वाला पॉइंट देखना है, लेट्स सपोज ट्रायंगल वाला पॉइंट देखना है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा? इसमें आप यहाँ पे कर लो ये वाला, एंड देन ये वाला, एंड देन ये वाला। इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ पे बन गया?
ये वाला पॉइंट बन गया, ठीक है। तो इस तरह करके जो ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा उनके ज्योमेट्रिक सेंटर में होता है। अब व्हाट डू वी मीन बाय ज्योमेट्रिक सेंटर? ज्योमेट्रिक सेंटर मैंने आपको बता दी क्या होता है। जिस तरह लाइंस बना के आप लोग उनको फाइंड आउट करो, वो वाले ना उनके यहाँ पे जो होते हैं वो ज्योमेट्रिक सेंटर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द ज्योमेट्रिक सेंटर्स। अब आपने क्या करना, अगर आपने सेंटर ऑफ मास फाइंड करना इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स का, देन व्हाट वुड यू डू? तो लेट्स सी दैट, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पे देख लिया ना, ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स देख लिए यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं ज्योमेट्रिक सेंटर्स भी देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ज्योमेट्रिक, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इरेगुलर। इरेगुलर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप क्या कहते हो? लैमिना कहते हो, ठीक है। तो इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स आपके पास किस तरह हो सकते हैं? जो एग्जाम में उसका फेवरेट है एग्जामिनर का, वो इस तरह करके ना आपको ये एक लैमिना देता है। बल्कि ऐसे कर लो, यहाँ थोड़ा सा बेहतर इसको कर लेते हैं। ऐसे करके ना आपके पास लैमिना होता है, ठीक है। तो इस लैमिना का हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके ना कुछ स्टेप्स होते हैं दैट वी फॉलो। सबसे पहला जो यहाँ पे स्टेप होता है, आपने क्या करना है, आपने इस लैमिना को लेना है। पहले समझ लो कि इसको हमने करना क्या है। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी और ऑब्जेक्ट हो सकता है इस तरह डिफॉर्म सा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आपने लेना है। सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, आपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर ना छोटी पिन से सुराख करना है, या आप इसके अंदर कह दो आपने इसको ना होल्ड कर लेना है एक होल्डर के थ्रू। यहाँ पे एक होल्डर लो, और इस होल्डर के थ्रू ना इसको आप यहाँ पे कर लो। क्या करना है, आपने होल्ड करना है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज देयर इज़ अ होल्डर है, इस तरह करके आ रहा है, यहाँ पे करके आ रहा है, एंड देन यहाँ पे करके ना एक होल्डर आ रहा है। इस होल्डर के थ्रू आपने क्या कर दिया, आपने इसको यहाँ पे ना होल्ड कर लिया। थोड़ा सा कलर कर देते हैं इसको ताकि थोड़ी सी समझ आ रही क्या हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ योर होल्डर, और इस होल्डर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इस प्लेन लैमिना को ना यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपने ये किया, आपने इसको होल्ड करवा लिया। एंड देन द सेकंड स्टेप इज़ व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपने इसके 4 पॉइंट्स पे, आपने इसके 3 पॉइंट्स पे एटलीस्ट छोटे छोटे सुराख करने हैं। एक यहाँ पे होल्ड करना है छोटा सा, एक इस कॉर्नर पे होल्ड करना है, एक इस कॉर्नर पे होल्ड करना है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने फर्स्ट कॉर्नर पकड़ना है, और फर्स्ट कॉर्नर पे आपने एक प्लम लाइन लगा देनी है। अब व्हाट्स अ प्लम लाइन? प्लम लाइन क्या होती है, यहाँ से एक धागा टाइप आपके पास होता है, धागे को आपने यहाँ पे करना है, और यहाँ पर ना उसके नीचे आपके पास एक इस तरह करके कुछ प्लम होगा। प्लम मतलब यहाँ कोई कॉइन होगा या कोई इस तरह की चीज़ होगी, एंड दिस इज़ योर थ्रेड। तो इसको आप यहाँ पे ना, यहाँ पे साथ साथ वेरीफाई भी हम कर लेते हैं। ये आपके पास है लैमिना, एंड दिस इज़ योर स्टैंड, और ये वाली जो चीज़ है आपके पास, ये क्या है, प्लम लाइन। पहले आपने प्लम लाइन यहाँ पे होल्ड करनी है, इस सुराख के थ्रू होल्ड करनी है, और फिर आपने क्या करना है, आपने जैसे इसको होल्ड करोगे ना, आपने एक साथ ही साथ आपने क्या करना है, आपने एक लाइन भी बना लेनी है। और लाइन किस तरह बनानी है, वाला पेंसिल से बनानी है लाइन, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू मेक दी लाइन विद अ पेंसिल। इफ़ यू डू नॉट मेक इट विद अ पेंसिल देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो यहाँ पे ऐसा करो, ये जो है ना पेंसिल से इस तरह करके जो भी लाइन है अपनी बना लो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है। और सेकंड स्टेप में अब आपने क्या करना है, आपने इसको रोटेट करना है। कहाँ पे गई? आपने क्या करना है, आपने अपनी जो ये वाली डायग्राम है ना, इसको आपने रोटेट करना है, और रोटेट करके अब आपने इस वाले होल के थ्रू आपने प्लम लाइन हैंग करनी है, और दोबारा आपने एक लाइन बना लेनी है। फिर इसके थ्रू करना है, दोबारा एक लाइन बनाना है। तो आपके पास 3 लाइन्स आ जाएंगी, और 3 लाइन्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपका होगा सेंटर ऑफ मास। तो इसको भी हम देखते हैं कि हम ना इसको किस तरह करेंगे। यहाँ पे मैं इसको दिखा भी देता हूँ। अब होपफुली ये कॉपी पेस्ट बस सही तरीके से हो जाए। तो ये एक हमने यहाँ पे चीज़ ले ली कि इसको यहीं पर ही कर देना चाहिए हमें। एक आपके पास हो गया, ये वाला स्टेप हो गया। इसमें बस आपके पास जो लैमिना है ना, लैमिना थोड़ा सा अब डिफरेंट आएगा। अच्छा, अब जो आपके पास है ना, अब आपने पता है क्या करना है, इस लैमिना को यहाँ से आप हटा लो, और आपने प्लम लाइन को भी यहाँ से हटा लेना। बस जो पेंसिल की लाइन थी ना, वो पेंसिल की लाइन वहीं पर ही रहेगी, वो नहीं हिलने वाली। तो अगर आप यहाँ पे इसको यहाँ पे लेकर आते तो आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दिस करेक्टली नाउ। अगर हम इसको ये करते हैं तो ये वाला पार्ट आपके पास कहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा, एंड देन ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे करके कुछ होगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक अ गुड डायग्राम हेयर। तो ये आपके पास ऐसे करके आ रहा था, यहाँ पे इसको रिमूव कर दो, इसको भी यहाँ पे कर दो, इसको थोड़ा सा
बेहतर कर देते हैं। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे ये वाली जो लाइन थी ये आपके पास यहीं पर ही रहेगी। अब आपके पास ना यहाँ पे अब आपने इस वाले डॉट से यहाँ पे करना है, और ये वाला जो डॉट था जो कि आपने प्रीवियसली यूज़ किया था वो अब कहाँ पर आ जाएगा, वो अब यहाँ पे आ जाएगा। जो आपने पहले यूज़ किया था ना वो रोटेट होके अब इस साइड पे आ गया, ये नया डॉट है। तो इसके थ्रू भी अब आपने क्या करना है, आपने एक प्लम लाइन यहाँ पे क्या करनी है, आपने एक प्लम लाइन यहाँ पे होल्ड करनी है, जो कि बल्कि ऐसे नहीं होगी, इस तरह करके ना यहाँ पे आ रही है। अब ये डायग्राम थोड़ी सी अजीब व गरीब बन गई है, बट ऐसे नॉर्मली होगा नहीं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बल्कि ना डायग्राम को मुझे चेंज करने दो। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मेरी थोड़ी सी रोटेशन और डायग्राम में मसला था जिसकी वजह से थोड़ी सा अजीब चीज़ें बन रही है, बट इग्नोर दिस। अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ इसे तो रोटेट भी नहीं होगी है, ये तो मसला है। या इसको हम ऐसा करते हैं, इसको ना इग्नोर करो, डिफरेंट स्टेप्स। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ में इसको ना थोड़ा टाइम मुझे मिलेगा तो मैं स्टेप्स बना दूंगा, बट फॉर नाउ थोड़ा सा इमेजिन कर लो, ठीक है। पहले आपके पास ये वाला होल था, अब आपने इसको रोटेट किया, ये वाली साइड यहाँ पर आ गई और ये वाली साइड ऊपर आ गई। अब इस वाली साइड के थ्रू आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे प्लम लाइन लगानी है। तो यहाँ पे इस वाली साइड से प्लम लाइन लगाओगे तो आपके पास प्लम लाइन दोबारा एक ही, एंड देन प्लम लाइन के क्रॉस आप इस तरह करके दोबारा से एक डॉटेड लाइन बना लो। फिर अब इसको रोटेट करने के बाद दोबारा रोटेट करो, अब इसकी बारी आ जाएगी, इसकी बारी आएगी तो इसके अलॉन्ग भी ना आपने इस तरह करके जो लाइन है वो यहाँ पे बना लेनी है। तो जैसे ही आप इसके थ्रू इस तरह करके यहाँ पे लाइन बनाओगे तो आपके पास ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये आपके पास अचीव हो जाएगा। और ये वाला जो सेंटर पॉइंट है ये फिर आपके पास क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करना क्या, प्लेन लैमिना लेना है, उसके कॉर्नर्स पे हमने दो छोटे छोटे होल्स बनाने हैं। होल्स इतने नहीं बनाने कि पेपर ही पूरा फट जाए, तो छोटे छोटे होल्स बनाने। पहले फर्स्ट होल की बारी आएगी, फिर सेकंड होल एंड देन थर्ड होल। तो फर्स्ट होल के थ्रू आपने क्या करना है, आपने जो भी अपना प्लम लाइन है वो आपने हैंग करनी है। प्लम लाइन हैंग करने के बाद उसी प्लम लाइन के अक्रॉस आपने क्या करनी है, एक डॉटेड लाइन बनानी है, एंड देन दूसरे होल को आपने यूज़ करना है। दूसरे होल के अक्रॉस आपने प्लम लाइन हैंग करनी है, फिर उसके अलॉन्ग आपने लाइन बनानी है डॉटेड। फिर तीसरे होल की बारी आएगी, उसके अलॉन्ग जहाँ पर भी प्लम लाइन आ रही होगी वहाँ पर आपने डॉटेड लाइन बनानी है। जो तीनों का इंटरसेक्शन होगा वो आपका सेंटर ऑफ मास होगा। तो दिस इज़ हाउ वी फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन इरेगुलर ऑब्जेक्ट और अ प्लेन लैमिना। तो ये चीज़ क्लियर है, सबको समझ आ गई है? इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। हुरिया, रेहान, सलार, अली, आमना, आयज़ा। करते हैं उसको जल्दी। अच्छा, अब इसको ना बस हमने जॉट डाउन करना है पॉइंट्स की फॉर्म में। तो कितनी जेंजी बातें करती हो अली तुम। यू शुड टेक टाइम ऑफ योर इंस्टाग्राम रील्स। अच्छा, इसमें अब यहाँ पे ना हम पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि सबसे पहले सेट अप दी एपरेटस। एपरेटस क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। सेट अप दी एपरेटस एंड होल्ड दी लैमिना। फिर आपको मेक 3 points on the lamina at the corners far apart। और ये जो होल्स हैं ये आपके होल्स क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। तो मेक 3 points लिखा हुआ है, होल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कर लो, दीज आर होल्स, और ये क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। अगर बड़े हो जाएंगे तो मसला हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्मॉल होल्स यहाँ पे यूज़ कर लो। और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट हैंग द प्लम लाइन
अच्छा, इसमें हमने क्या करना है कि फर्स्ट हैंग द प्लम लाइन फ्रॉम द फर्स्ट होल एंड देन इसके बाद हमने क्या करना है, वेट फॉर दी प्लम लाइन टू गेट स्टेडी। ठीक है, तो प्लम लाइन के स्टेडी होने का भी हमने ना वेट करना है। और इसके बाद व्हेन दी प्लम लाइन इज स्टेडी, draw a line using pencil, draw a line across the plumb line। एक ये चीज़ कर ली एंड देन आपने यहाँ पे करना है रिपीट द प्रोसेस for the other two holes point of intersection of the three lines is your सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इज दिस इनफ? अभी मुझे पता है पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो गया, बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर दी स्टोरी आई टोल्ड यू, तो आप लोग ये चीज़ें याद रहेंगी। आप डेफिनेटली अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, बट आई रेकमेंड कि इसको एज अ टेम्पलेट यूज़ करो। अपनी वर्डिंग में लिखते लिखते कहीं पॉइंट्स ना खा जाना। ठीक है, आई ऑलवेज रेकमेंड कि अपनी वर्डिंग यूज़ किया करो, बट अगर अपनी वर्डिंग में आप लोग मीनिंग लूज़ कर रहे हो किसी चीज़ का, तो वो बुरी बात है। ठीक है, तो इफ़ यू आर अनश्योर ऑफ योर वर्डिंग देन यू शुड डेफिनेटली स्टिक टू दिस, अदरवाइज डेफिनेटली अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो इफ़ यू आर श्योर कि आप सही तरह मीनिंग को ट्रांसलेट करें या नहीं करें। ठीक है, तो बस ये चीज़ है यहाँ पे। बाकी आज किसी का टेस्ट तो नहीं था, मैंने टेस्ट अनाउंस किए थे ग्रुप्स के अंदर। एम आई फॉरगेटिंग सम टेस्ट? एक मिनट मुझे चेक करना था। आई थिंक मेरे ख्याल में केमिस्ट्री वालों का आज टेस्ट था, ओ लेवल्स केमिस्ट्री। ट्यूसडे है ना, 9th को थे टेस्ट। कहाँ पे गए ओ लेवल? बल्कि आज तो मैंने आप लोगों का भी टेस्ट लेना था, बताया नहीं मुझे किसी ने। क्या करते हो आप लोग? पूरी मैंने क्लास यहाँ पे ले ली है। चलो कोई नहीं, आज बच गए हो। मुझे याद नहीं रहा कि आज फिज़िक्स का भी टेस्ट था, बट वरना आई वुड हैव टेकन इट। नहीं, आज टेस्ट था। मैंने 9th को अनाउंस किया था कम्युनिटी के अंदर कि आई विल टेक अ टेस्ट, बट आई फॉरगॉट इट। तो इसका हाँ आज था। चलो मैं ना फिर नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा। अभी फिर ये प्रिपेयर कर लो, आई टेक द टेस्ट इन नेक्स्ट क्लास। ये अभियान के टेस्ट की वजह से तो नहीं भाग गया? उसको कोई टेस्ट नहीं हो रहा, आ जाए वापस। अभियान को कोई टेस्ट नहीं हो रहा, केमिस्ट्री में आएगा, इसका टेस्ट ले लेंगे। अच्छा, ये चीज़ होगी हमारे पास। अब ना लास्ट हमारे पास चीज़ आती है इस पूरे सेक्शन के अंदर, ये हमारे पास होती है स्टेबिलिटी। ठीक है, अब स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है दी एबिलिटी टू फॉल, दी एबिलिटी टू नॉट फॉल इज स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ज़मीन पर है और वो गिर नहीं रहा, तो दैट्स स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो इट कैन बी इंक्रीज्ड। स्टेबिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर से ना स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर सकती है। सबसे पहली बात, मेक कीप सेंटर ऑफ मास एज लो एज पॉसिबल।
अगर सेंटर ऑफ मास आपका एज लो एज पॉसिबल है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये होता है कि आपने क्या करना है, कीप द बॉटम एज वाइड एज पॉसिबल, तो बॉटम एज वाइड एज पॉसिबल हो। अब इसमें जो F1 कार्स होती हैं आपकी, वाई हैव यू गाइस एवर वंडर्ड कि आपकी जो F1 कार्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल क्यों होती हैं? तो F1 कार्स आपकी इसलिए स्टेबल होती हैं बिकॉज वो ना बहुत ज़्यादा लेटी हुई कार्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा नीचे ज़मीन के नीचे होती हैं, उनका सेंटर ऑफ मास भी बहुत लो होता है, और साथ ही साथ ना F1 कार्स की जो विड्थ होती है, बॉटम होता है, वो बहुत ज़्यादा वाइड होती हैं वो कार्स। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि किस तरह की होती है, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ ऑफ एन अनस्टेबल और एक एग्जांपल मैं देता हूँ ऑफ अ स्टेबल थिंग। अच्छा कहाँ पे रह गया हमारे पास, यहाँ पे होगा ना, इसको हम देखते हैं। देखो जो आपके पास एक बस है ना, बस को आप हल्का सा हिलाओगे बस आपकी उलट के गिर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर F1 कार्स आपकी होंगी ना, F1 कार्स को आप ज़ोर से भी अगर हिट करोगे ना तो F1 कार विल नेवर टॉपल बिकॉज इट्स वेरी स्टेबल, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा ज़मीन के नीचे होती है कि वो अगर आप उसको टक्कर भी मार दो ना वो गिरेगी नहीं कार। तो F1 कार में क्या होता है यहाँ पे, ये जो है दिस इज़ स्टेबल, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये आपके पास ना बहुत ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे आप बात कर सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा जो है वाइड है। आप कह सकते हो टायर्स बॉटम जो है इसका वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा वाइड है और ये ज़मीन के नीचे नीचे है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास इसका प्रॉबेबली कहीं यहाँ पर इसका ना सेंटर ऑफ मास होगा। तो दिस इज़ प्रॉबेबली वेयर इट्स सेंटर ऑफ मास शुड बी। तो यहाँ पर आप कह लो इट्स सेंटर ऑफ मास। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, सेंटर ऑफ मास ज़मीन के बहुत क्लोज है, छोटा सा डिस्टेंस है। लेकिन यहीं पर ही अगर मैं आपके पास एक टॉल बस की एग्जांपल दूँ तो टॉल बस तो अवॉइड ही करो आप लोग भी ट्रैवल करना। टॉल बसेस स्पेशली माउंटेन एरियाज़ में जो लेकर जाते हैं आप लोगों को, वो ज़रा सा उनको वहाँ से कुछ हो वो टॉपल कर जाती हैं आराम से। तो वो दिखाता है। अब ये क्यों ये करते हैं, कोस्ट बचाने के लिए करते हैं और ज़्यादा पैसेंजर्स आ जाएं इसलिए टॉल बसेस होती हैं आपकी, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न दैट द बसेस आर वेरी टॉल बट दैट मेक्स देम डेंजरस एज वेल। एक मिनट, अच्छा अब यहाँ पे देखो ये जो है ये आपके पास क्या है, दिस इज़ अ बस बट दिस इज़ वेरी अनस्टेबल। वाई इज़ इट अनस्टेबल, पता लग रहा है क्यों अनस्टेबल है, बिकॉज इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बहुत ज़्यादा ऊपर को है। इसका सेंटर ऑफ मास पता है कहाँ पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा प्रॉबेबली यहाँ पर करके कुछ होगा, दिस इज़ वेयर इट्स सेंटर ऑफ मास शुड बी। तो ये है इसका सेंटर ऑफ मास। अब इसका देखो डिस्टेंस ज़मीन से इतना ज़्यादा डिस्टेंस है तो ये ज़्यादा ऊपर चला गया सेंटर ऑफ मास, तो ये आराम से टॉपल कर जाएगा। ये देखो तो ये ज़मीन के करीब है, तो सेंटर ऑफ मास अगर ज़मीन के करीब है तो वो हमेशा ज़मीन के ऊपर होल्ड अपना रखेगी। लेकिन अगर इसको आप हल्का सा ऊपर से धक्का लगाओ तो सेंटर ऑफ मास की तरह ही वो नीचे गिर जाएगी। और यहाँ पे देखो विड्थ इसकी बहुत कम है, तो यहाँ पे आप कह लो लेस विड्थ, ठीक है। विड्थ इसकी कितनी है, सिर्फ इतनी विड्थ है। और अगर इसकी विड्थ की बात करूँ ये तो मतलब आपके पास पूरा इस तरह करके विड्थ आ रही है इसकी, ठीक है। तो ये आपके पास चीज़ होती है। अब इसी तरह आप यहाँ पे देखो आपके पास एक हट है, इस तरह करके एक घर है। आप क्या करते हो, एक जो गाड़ी आप इसको यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, दिस इज़ लेस लाइकली टू टॉपल। लेकिन अगर आपके पास इस तरह करके एक बड़ी सी बिल्डिंग हो, वो आराम से आप उसको हल्का सा भी पुश करोगे वो टॉपल हो जाएगी। आपने कभी वो गेम नहीं खेली, जेंगा कहते हैं उसको, पता नहीं क्या कहते हैं। यहाँ पे आप बिल्डिंग ब्लॉक्स रखते हो, ये ब्लॉक रखा, ये ब्लॉक रखा, ये ब्लॉक रखा, ये ब्लॉक रखा, ये ब्लॉक रखा। जब छोटे ब्लॉक होते हैं उनको गिराना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही लंबे ब्लॉक आपके पास आ जाए वो लंबे ब्लॉक इस तरह ना घूमने लग जाते हैं। आपने शायद गेम खेली हो इसको, और उसमें हल्की सी हवा भी लगे तो वो टूट के नीचे गिर जाते हैं। तो ये होता है, ये होता क्यों है, ये होता है इसलिए बिकॉज उनका सेंटर ऑफ मास बहुत ऊंचाई पे होता है। आप उनका कहते हो उनका सेंटर ऑफ मास ना यहाँ पे ऊपर करके लोकेटेड होता है। या अगर आपने सबसे वर्स्ट केस अनस्टेबल चीज़ बनानी है तो आप यहाँ पे ऐसे बनाओ
और यहाँ पे ये बना दो, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो आप हल्का से यहाँ पे टच करोगे तो सारा का सारा वेट यहाँ पे, तो वो इस तरह करके टॉपल कर जाएगी। लेकिन अगर आपने स्टेबल बनाना है तो आप इस तरह का ऑब्जेक्ट रखो और इसके ऊपर ये बना लो, तो ये बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों अनस्टेबल होगा? बिकॉज इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो ज़मीन के नीचे रहेगी, लेकिन ये ज़मीन के बहुत ऊपर है इसका मास, तो वो तो वैसे ही इसको उठाना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास ये होता है स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो ये मुझे बताओ, ये सबको समझ आया कि नहीं आया? किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या प्रॉब्लम हो तो बताओ। एनी कन्फ्यूजन सो फार इन दिस होल चैप्टर तो बताओ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास एक थ्योरी का क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने खुद करके आना है और मुझे बताना है कि क्या आंसर है। इसके ऊपर ही पॉइंट्स लिखे हैं तो इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वही कॉपी पेस्ट कर दो। तो ये मैं बताता हूँ क्या कर रहा है। ये इसका ना सेकंड पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये करवाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन सेंड करवाया। अच्छा अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू मार्क द सेंटर ऑफ मास सी ऑन अ थिन पीस ऑफ कार्ड, देयर आर टू होल्स इन द कार्ड, फिगर नंबर 2.1 शोज द कार्ड इन टू लाइंस दैट द स्टूडेंट ड्रॉज ऑन द कार्ड। तो ये लेमिना आ गया, दो पॉइंट्स इसने किए। डिस्क्राइब द मेथड यूज्ड टू ड्रॉ दीज टू लाइंस इन द करेक्ट पोजीशन ऑन द कार्ड, मेक क्लियर व्हाट एक्स्ट्रा apparatus इज नीडेड। कोई अगर एक्स्ट्रा इक्विपमेंट चाहिए तो आपने बतानी है। यू मे ड्रॉ डायग्राम इफ यू विश। तो वो कह रहा है कि टू यूज टू शो हाउ दीज टू लाइन्स आर ड्रॉन। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे एक्यूरेट मेथड होता है 3 लाइंस आपने ड्रॉ करनी है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर उन्होंने कहा 2 लाइंस ड्रॉ कर लो, आपके पास हो जाएगा काम। तो 2 लाइंस आपने यही बताना है, पूरा जो स्टेप है यही वाला आपने कॉपी पेस्ट करना है, बस यहाँ पे आपने 3 लाइंस की जगह आपने यहाँ पे 2 लाइंस लिख देना है। ठीक है, या 2 होल्स लिख देना, और आपने कहना है पहले इस होल के ऊपर प्लम लाइन की लाइन बनाई, फिर इस होल के ऊपर प्लम लाइन की लाइन बनाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज आर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये हो गया। अब बी पार्ट में वो क्या कह रहे थे, स्टूडेंट होल्ड्स द कार्ड लूजली ऑन बिटवीन हर फिंगर्स, द कार्ड इज वर्टिकल रेस्टिंग विद इट्स लोअर एज ऑन द बेंच एज शोन, द कार्ड इज टिल्टेड स्लाइटली एज शोन एंड देन रिलीज्ड। व्हेन एंगल इज स्मॉल, ये वाला एंगल, द कार्ड फॉल्स क्लॉकवाइज, मतलब इस तरह करके फॉल करती है बैक टू द पोजीशन। एक्सप्लेन व्हाई द कार्ड फॉल्स एंटी क्लॉकवाइज व्हेन द थीटा इज लार्ज। तो जाहिर सी बात है, जब थीटा आपका लार्ज होगा तो आपके पास जो वो है क्या कहते हैं डिस्टेंस है, वो आपके पास ना इंक्रीज़ कर देगा। अब यहाँ पे भी ना मोमेंट का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है, बट यहाँ पे ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है, आई थिंक बहुत ज़्यादा बच्चों ने इस क्वेश्चन के अंदर ब्लंडर मारे होंगे, एंड राइटली सो, बिकॉज दिस इज़ कन्फ्यूजिंग। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने आपका जो ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास के ऊपर वेट लग रहा होगा, जाहिर सी बात है जहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास लग रहा है वहीं पर ही वेट लगेगा। तो वेट किस तरह लगता है, डायरेक्टली नीचे को लगता है, तो ये यहाँ पे वेट लग रहा होगा, ये आपकी फोर्स बन गई। अब इसके बाद हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। पिवट वाला आपके पास क्या है, ज़रा सोचो क्या उन्होंने बताया हुआ वैसे। होल्ड्स द कार्ड लूजली बिटवीन हर फिंगर्स, तो आरंट हर फिंगर्स द पिवट, फिंगर्स होनी चाहिए पिवट। क्यों होनी चाहिए फिंगर्स पिवट, बिकॉज यहाँ पर फिंगर्स के अराउंड वो क्या कर रही है, अब इस पूरे कार्ड को ना होल्ड कर रही है। तो अगर इसको हम देखें, तो यहाँ पर ना हमारे पास जो वो बन रहा है क्या कहते हैं डिस्टेंस बन रहा है फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो कुछ इस तरह करके ना हमारे पास बन रहा है डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे ना एक एंगल आ गया थोड़ा सा, मुझे भी इसने कंफ्यूज कर दिया। एक मिनट, अगर हम
अच्छा ठीक है, बल्कि ये ना मैंने डायग्राम यहाँ पे थोड़ी सी गलत बना दी है। पिवट आपके पास है, ये वाला पॉइंट है, तो पिवट से आप यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो फ्रॉम द पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन फोर्स यहाँ पर है, यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन फोर्स आ नहीं रही, बट पीछे एक्सटेंड कर लो, एज्यूम कर लो कि पीछे एक्सटेंडेड है, तो ये आपके पास डी जो है वो डिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पे एंगल जो होती है थीटा की वैल्यू जब आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर देते हो ना, तब आपके पास यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है ना वो भी ऑटोमेटिकली क्या कर जाती है, वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर देती है। मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह रोटेट करो तो आपके पास थीटा की वैल्यू और इंक्रीज़ होगी। आप अपने हाथ को इस तरह अगर रोटेट कर दो तो जाहिर सी बात है जितना आप इसको यहाँ पे लेके जाओगे थीटा की वैल्यू और बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अगर थीटा की वैल्यू साथ साथ बढ़ी है ना, तो आपके पास जो डिस्टेंस है ना इस पॉइंट से, वो भी आपके पास क्या कर रहा है, वो भी आपके पास ना इंक्रीज़ कर रहा है। बिकॉज अगर इसको यहाँ पे थोड़ा सा लेकर जाओगे ना, तो ये वाला जो पॉइंट है ना आपके पास, ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा दूर चला जाएगा। तो आप कह सकते हो कि कार्ड फॉल्स एंटी क्लॉकवाइज बिकॉज दी डिस्टेंस इंक्रीजेज, और यहाँ पे डिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज वाली जो साइड है ना वहाँ पे आपका डिस्टेंस इंक्रीज़ करता है, और जो भी आपका ये है क्या कहते हैं पिवट है वो ऑलरेडी कहाँ पे लाई कर रहा है, वो ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे एक्सटेंड करो और पिवट के राउंड करो तो ये वैसे भी ना आपके पास एंटी क्लॉकवाइज में ही जा रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि आपके पास जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। स्टेट वन चेंज टू द कार्ड दैट मेक्स इट मोर स्टेबल, वन चेंज टू द कार्ड दैट मेक्स इट मोर स्टेबल। इसमें आप कह सकते हो सेंटर ऑफ मास एज लो एज पॉसिबल, ये आप कर सकते हो, तो दिस कैन मेक इट मच मोर स्टेबल। तो ये चीज़ क्लियर है सबको कि नहीं है? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे अभी बताओ, पूछ लो। बाकी एक क्वेश्चन है जो कि मैं यहाँ पे करवाना चाहता हूँ आप लोगों को, ये P2 का ना अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग का होमवर्क होगा बाय द वे, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, तो इसको मुझे आप लोगों ने बताना है कि किस तरह सॉल्व करोगे। अच्छा यहाँ पर वो हमें क्या कह रहा है कि दी फायर फाइटर ऑफ टोटल वेट 840 न्यूटन इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट एट द टॉप ऑफ अ लैडर दैट इज पिवटेड एट पी, पिवट पॉइंट पी है, और जो इसका वेट है, इसका वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा है, इसका वेट जो होगा आपके पास वो कहाँ पर एक्ट करेगा, नीचे को एक्ट करेगा, एंड इट्स 840 न्यूटन, राइट। तो 840 न्यूटन है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स 5 मीटर्स बन जाएगा, फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो 5 इंटू 840 आपके पास बन जाएगा मूवमेंट अबाउट दिस पॉइंट, तो ये हो जाएगा 540 इंटू 840 इंटू 5 कर लो आप, 840 इंटू 5, ठीक है। तो ये आपका ना आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है दैट आई वांट कि आप लोग करो। अच्छा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क, आपके पास ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना एक ही तरह की चीज़ें होती हैं, तो अगर ये एग्जामिनर वर्ड यूज़ कर ले तो कंफ्यूज ही होना। यहाँ पे वो कह रहा है सेकंड पार्ट के अंदर जेट ऑफ द वाटर कॉजेज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स आर ऑन द फायर फाइटर दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट थ्रू सी, दिस अपोजेज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ इट्स वेट, कैलकुलेट द साइज ऑफ आर ऑन इट्स ओन, इंश्योर दैट एम इज एग्जैक्टली कैंसल्ड। अच्छा, आर जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स है ऑन द फायर फाइटर दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट थ्रू सी, टुवर्ड्स द लेफ्ट थ्रू सी, सी पॉइंट कहाँ पे है, टुवर्ड्स द लेफ्ट थ्रू सी, लेफ्ट कौन सा पॉइंट है, लेफ्ट हमारे पास है दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट थ्रू सी। ओके, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, पानी यहाँ पे वो फेंक रहा है। अब पानी जब वो फेंकता है इतने प्रेशर से, तो पानी का भी पीछे ना फोर्स लग रही होती है, पानी पीछे अपनी फोर्स लगा रहा था जिसको आपने कह दिया आर, तो ये आर है, और आपके पास यहाँ पे बन रही है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट पॉइंट पी टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये जो ग्रीन वाली है ये कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। अब इस केस में 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 इंटू आर होगा। बट अभी उसने क्या किया, कैलकुलेट द साइज ऑफ द आर्स दैट ऑन इट्स ओन इंश्योर्स दैट एम इज एग्जैक्टली कैंसल्ड, तो कैंसिल कर रहे हो, तो यहाँ पे आर को वैसे देखो पिवट के राउंड इसकी डायरेक्शन को देखो, तो एक्सटेंड करो, पिवट नीचे है तो ये बन जाएगा आपके पास क्लॉकवाइज, और इसको अगर देखो ये जो वेट आ रहा है, वेट को इस तरह एक्सटेंड करो, ये भी तो क्लॉकवाइज बन रहा है, ये क्या बात हुई। अच्छा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू ना क्लॉकवाइज वाली यहाँ पे कंडीशन लगा लो, तो ये बन जाएगा क्लॉकवाइज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे आपके पास क्लॉकवाइज जो फोर्स आ रही थी वो कितनी आ रही थी नीचे, 840 इंटू 5,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 840 इंटू 5 इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज आपके पास क्या बनेगा आर इंटू 12, तो आर इंटू 12 बनेगा, और जो भी आर का यहाँ पे आंसर आता है वो लिख लेना। सजेस्ट अ थर्ड फोर्स दैट हैज़ अ टर्निंग इफेक्ट अबाउट पी ऑन द लेडर। थर्ड फोर्स कौन सी हो सकती है जिसका फोर्स हो सकता है? एक तो हमारे पास ये होगी, एक एयर रेजिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर फोर्स, और कौन सी फोर्स हो सकती है? आई थिंक एयर रेजिस्टेंस, शायद एयर रेजिस्टेंस ही हो सकती है, और तो मतलब कुछ ही मुझे लग रहा है। वेट भी हमने कर लिया है, रेजिस्टेंस भी हमने कर लिया है वाटर का, द जेट ऑफ द वाटर, एयर रेजिस्टेंस ही हो सकता है, और कुछ भी नहीं लग रहा मुझे। बाकी यहाँ ये हो सकता है कि हाँ एक चीज़ हो सकती है कि हो सकता है लेडर का भी तो वेट हो। शोज अ फायर फाइटर ऑफ टोटल वेट 840 न्यूटन्स इन इक्विलिब्रियम एट द टॉप ऑफ अ लेडर। हाँ लेडर का आपके पास वेट हो सकता है। लेडर का वेट किस तरह बनेगा बता? लेडर का जो वेट बनेगा वो आपके पास बन सकता है, ये सेंटर ऑफ मास होगा लेडर का, और लेडर का भी इस तरह करके ना वेट आ रहा होगा, तो ये होगा लेडर का वेट। और लेडर का वेट फिर इस वाले डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन फोर्स। लेकिन ये डिस्टेंस मुझे नहीं लगता हम निकाल सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस निकालना बड़ा मुश्किल होगा। निकाल सकते हो वैसे, लेकिन निकालना बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल इस तरह होगा, ये आपको मैथमेटिकल वाले फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे, सिमिलैरिटी वाले। ये एक 12 और बेस 5 वाला बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, और ये वाला छोटा ट्राइंगल बनेगा, तो तब भी बल्कि नहीं आएगा, एफिशिएंट वैल्यूज नहीं है। तो इसलिए उसने बस कहा कि बस सजेस्ट कर दो कौन सी फोर्स है। तो ये आपके पास हो जाएगी फोर्स ऑफ द लेडर, नहीं ये हो जाएगी वेट ऑफ द लेडर। ठीक है, तो ये आपके पास होगा। तो ये सही है, सबको समझ आ गई? किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।